मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन न्याय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो राजा ही सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि वही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। मौर्यकालीन सम्राटों के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था को देखा जाए तो इसको कई उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात उस काल की अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत कई प्रकार के न्यायालय थे। इन न्यायालयों के अंतर्गत देखा जाए तो राजा स्वयं महत्वपूर्ण न्याय का अधिकारी होता था, अर्थात सबसे बड़ा न्यायालय है वो पाटलिपुत्र के अंतर्गत स्थित था, अर्थात राजा ही मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। इस प्रकार इसको अन्य कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे जनपद, स्थानिक, द्रोणमुख, खारोपिक, संस्थागत, इस तरीके से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया था। और सबसे छोटा न्यायालय था वो ग्राम था। ग्राम न्यायालय सबसे छोटा न्यायालय माना जाता था। संस्थागत को संग्रहण के नाम से भी जानते हैं, संग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्राम संस्था सबसे छोटी संस्था थी, अर्थात सबसे छोटा न्यायालय था। ग्राम से ऊपर संस्था गांठ था। कहा जाता है इसके अंतर्गत 100 गांवों का समूह था, 100 ग्रामों का समूह था। तो खारपी के अंतर्गत 200 ग्राम थे, 200 ग्राम। द्रोणमुख के अंतर्गत 400 ग्राम थे। स्थानिक के अंतर्गत 800 ग्राम थे। जनपद के अंतर्गत 1600 ग्राम थे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि 100 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था, 200 ग्रामों के समूह को खारोटिक और 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख, 800 ग्रामों के समूह को स्थानिक और 1600 ग्रामों को जनपद के नाम से जाना जाता था। जहां पर अलग अलग प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वो अपना न्याय प्रदान करते थे। अर्थात यहाँ पर न्याय प्रदान करने वाले अधिकारियों को अधिकांश रूप से अमात्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन सबसे बड़ा जो न्यायालय था वो पाटलिपुत्र था, और इसका प्रमुख कौन हुआ करता था? राजा स्वयं हुआ करता था। लेकिन इन न्यायालयों के अंतर्गत अलावा भी मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत 2 प्रमुख न्यायालय मिलते हैं। 2 प्रमुख न्यायालय के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत है सबसे पहले धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय, और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय ये एक प्रकार की दीवानी अदालत थी। कैसी अदालत? दीवानी अदालत थी। जबकि कंटक शोधन न्यायालय एक प्रकार का फौजदारी न्यायालय था, फौजदारी न्यायालय था। दीवानी अदालतों के अंतर्गत 3 अमात्य व 3 धर्मस्थीय या धर्मस्थ पदाधिकारी अपना कार्य करते थे। तो दूसरी तरफ कंटक शोधन न्यायालय के अंतर्गत 3 प्रदेष्टि व 3 अमात्य
अपना न्याय प्रदान करने का कार्य करते थे। धर्मस्थली न्यायालय के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें न्याय के रूप में जैसे चोरी, डकैती, मानहानि जैसे मुकदमों की या विवादों की सुनवाई है वो की जाती थी। तो मौर्यकालीन न्यायिक प्रशासन के अंतर्गत दो प्रमुख न्यायालय थे। एक बात पुनः देख लीजिए, धर्मस्थली न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थली न्यायालय एक प्रकार की दीवानी अदालत थी जिसके अंतर्गत 3 अमात्य और 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक नामक पदाधिकारी अपना कार्य करते थे या न्याय प्रदान करने की भूमिका अदा करते थे। इसके अंतर्गत चोरी, डकैती, मानहानि, लूटपाट इस तरीके के जो मामले होते थे उनसे संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता था। तो दूसरी तरफ जो प्रमुख न्यायालय था मौर्यकाल के अंतर्गत वो कंटक शोधन न्यायालय था। ये एक प्रकार फौजदारी अदालत थी, अर्थात सैनिक गतिविधियों से संबंधित जो निर्णय होते थे उनसे संबंधित काम इसके द्वारा अर्थात कंटक शोधन नामक न्यायालय के द्वारा किया जाता था। कहा जाता कि इसके अंतर्गत भी 3 प्रदेष्टि और 3 अमात्य नामक विद्वान होते थे और ये अपना न्याय प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते थे। इस तरीके से नगरों के अंतर्गत व्यवहारिक नामक पदाधिकारी अपना कार्य करता था, तो जनपदों के अंतर्गत राजूक नामक पदाधिकारी कार्य करता था। राजूक ये अधिकारी जनपद के अंतर्गत अपने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। तो इस प्रकार कहने में न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ भूमिका सम्राट अथवा राजा की हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद अपना अगला बिंदु है वह है समाज। मौर्यकालीन समाज अर्थात सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था समाज। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को हम कई स्रोतों के द्वारा समझते हैं। ऐसे स्रोतों के रूप में देखा जाए तो प्रमुख स्रोत 3 हैं। इन स्रोतों के अंतर्गत है सबसे पहला अर्थशास्त्र। दूसरा स्रोत है इंडिका। ये दोनों ही ग्रंथ है। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य था, जबकि इंडिका का लेखक है वो मैगस्थनीज था। इसके अलावा जो अशोक के अभिलेख है उनसे भी हमें उस काल की समाज की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख, ये 3 प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत थे। इन स्रोतों से हमें प्राचीन भारत अर्थात जो मौर्यकालीन समाज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस मौर्यकालीन समाज के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्णाश्रम व्यवस्था मौजूद थी। इसके अलावा समाज है वो 4 वर्णों के अंतर्गत बंटा हुआ था। इन 4 वर्णों में देखा जाए तो पहला वर्ण ब्राह्मण समुदाय से संबंधित था, ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय। तीसरा है वैश्य और चौथा समुदाय है वो है शूद्र। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य वो शासन काल के अंतर्गत ज्ञान प्रदान करना था, अध्ययन और अध्यापन कराने का कार्य किया जाता था। तो मौर्य काल के अंतर्गत क्षत्रियों का कार्य योद्धा के रूप में कार्य करना था, अर्थात युद्ध भूमि के अंतर्गत अपनी विजय प्राप्त करना था। वैसे जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित अपना कार्य करते थे, जबकि शूद्र सेवा प्रदाता होता था। अर्थात ब्राह्मण
अध्यापन, क्षत्रिय सैनिक के रूप में कार्य, वैश्य व्यापार और शूद्र सेवा प्रदाता, अर्थात सेवा करना इसका महत्वपूर्ण काम था। तो समाज के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दो वर्गों की भूमिका मौर्य काल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ या प्रमुख या अथवा महत्वपूर्ण थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार इंडिका से ये सब जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है कि 4 वर्ण थे, वर्ण आश्रम व्यवस्था मौजूद थी। इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत उस काल में कुछ प्रमुख जातियों का भी वर्णन मिलता है, जिसकी नाम है जातियां। जातियों के अंतर्गत देखा जाए तो निषाद, सूत, छता, चांडाल, पार्श्व, इस प्रकार की कुछ जातियों का उल्लेख भी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ समाज को उस काल के अंतर्गत इंडिका के अंतर्गत देखा जाए, इंडिका नामक पुस्तक के अनुसार तो समाज को 7 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। तो हम 7 वर्गों के नाम भी जान सकते हैं। समाज के 7 वर्ग, इन वर्गों के अंतर्गत देखा जाए तो उनके नाम है दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिल्पकार, सैनिक, निरीक्षक, और जो 7वां वर्ग था वो था शासक वर्ग या सभासद के सदस्य। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस इंडिका नामक पुस्तक के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने भागों में बंटा हुआ था? 7 भागों के अंतर्गत बंटा हुआ था, जिनके नाम है दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिल्पकार, सैनिक, निरीक्षक, शासक या सभासद से संबंधित सदस्य। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस काल के अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी थी। हालांकि स्मृति काल की अपेक्षा काफी अच्छी थी, स्मृति काल में इसकी अच्छी नहीं बताई जाती है। इसी प्रकार समाज के अंतर्गत पुनर्विवाह की प्रथा भी मौर्यकालीन समाज में मौजूद थी। पुनर्विवाह अर्थात जिसके अंतर्गत विवाह पुनः किया जा सकता था। इसी प्रकार समाज के अंतर्गत नियोग प्रथा भी उस काल के अंतर्गत मौजूद थी। नियोग का अर्थ यह है कि जब बड़ा भाई होता था, यह कहने मतलब जो पत्नी होती थी उसका पति मर जाता था, तो उसकी पत्नी अपने देवर के साथ अर्थात भाभी अपने भाई का जो भाई होता था, कहने मतलब जो देवर होता था उसके साथ विवाह कर सकती थी। तो नियोग प्रथा उस काल के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था काफी अच्छी थी, कई प्रकार के सुधार उसके अंतर्गत हो चुके थे। अब हम पढ़ते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश मौर्यकालीन शासनकाल के अंतर्गत देखा जाए तो अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। और इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग।
उसी ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि शुंग वंश का प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग, इसने अपनी सत्ता 185 ईसा पूर्व के अंतर्गत भारत में स्थापित की थी। अर्थात पुष्यमित्र शुंग मौर्यकालीन वंश का जो अंतिम राजा बृहदत्त था उसका सेनापति था, लेकिन बृहदत्त की स्थिति राज्य के अंदर कमजोर थी। इसकी पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त के ऊपर अपना आक्रमण किया और इसको मौत की घाट सुला दिया, और इसके बाद में हमारे देश की सत्ता किसके हाथ में आ गई? पुष्यमित्र शुंग के हाथ में आ गई। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ये शुंग वंश की भी राजधानी है पाटलिपुत्र रही। पाटलिपुत्र, ये पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। किस धर्म से संबंधित था? ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। इसीलिए तो इसके शासनकाल के अंतर्गत संस्कृत भाषा का विकास हुआ। संस्कृत भाषा का विकास हुआ। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने सबसे पहले अपने प्रमुख शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद में जो सत्ता स्थापित की थी, तो सत्ता स्थापित करने के साथ ही उसने कई राज्यों पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे प्रमुख होता है विदर्भ राज्य, और दूसरा प्रमुख राज्य है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, इन प्रदेशों को जीता या जीतने में अपनी भूमिका अहम थी इसकी। इसी प्रकार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी हुए। 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन दोनों अश्वमेध यज्ञों का जो पुरोहित था वो पंतजलि था। कौन था? पंतजलि था। और ये संस्कृत का व्याकरणाचार्य था, अर्थात संस्कृत की व्याकरण का अच्छी तरीके से ज्ञाता था। तो पंतजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए, और ये यज्ञ किसके शासनकाल हुए? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतर्गत हुए। इसके बाद में देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग के अलावा अग्निमित्र ने भी अपनी सत्ता को स्थापित किया था। अर्थात इसका बेटा है, उसका नाम अग्निमित्र था। अग्निमित्र, लेकिन ये भी लंबे समय तक अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर सका, अर्थात थोड़े समय के लिए राज किया। इसके बाद में भद्रक, ज्येष्ठक, भागवत, अर्थात इसका नाम भागभद्र भी है। भागभद्र भी है। और अंतिम शासक था देवभूति। ये इस वंश का अंतिम शासक था। तो अपने 10th बोर्ड के अंदर जो पुस्तक है उसके अंदर केवल शासकों के नाम दिए गए हैं, इनकी उपलब्धियां नहीं बताई गई है। फिर भी इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये भागभद्र 9वां शासक था, और भागभद्र के शासनकाल के अंतर्गत हमारे देश में अर्थात विदिशा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। अर्थात विदिशा राज्य के अंतर्गत तक्षशिला का शासक एंटियोक्लिड्स था, और उसका प्रमुख एक राजदूत था जिसका नाम है हेलियोडोरस। अर्थात हेलियोडोरस ने विदिशा, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, तो वहां पर गरुड़ ध्वज की स्थापना की। तो उस स्थान का नाम क्या है? विदिशा। विदिशा राज्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में स्थित है, और उसको या गरुड़ ध्वज को स्थापित करने वाला था हेलियोडोरस। इस विद्वान ने विदिशा में किसकी स्थापना की? गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अंतिम शासक देवभूति था, और जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी, और वासुदेव कर्ण वंश का शासक था। वासुदेव, और ये किस वंश से संबंधित था? कर्ण वंश से संबंधित था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मौर्यों के बाद शुंगों की सत्ता हमारे देश में स्थापित हुई, ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ,
और इसी के साथ ब्राह्मण धर्म का विकास करने के कारण पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 84,000 स्तूपों को नष्ट किया, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। तो शुंग वंश के बाद में हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश सातवाहन वंश सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व हमारे देश के अंतर्गत हुई थी। इस वंश का पहला राजा था, वो था शिमुक। कौन था? शिमुक सम्राट बना। शिमुक सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण राजा था, जिसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। अर्थात अभी अपन ने पढ़ा था कि शुंग वंश के बाद में कर्ण वंश की सत्ता स्थापित की थी, जो अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने सीधा सातवाहन वंश लिखा ही है और अपने इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कहने मतलब आपको जानकारी वैसे बता देता हूं कि कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। कर्ण वंश, इसकी हत्या शिमुक ने की थी और उसके बाद में ये हिंदुस्तान अथवा हमारे देश भारत का सम्राट या शासक बना था। तो सबसे पहले जानते हैं सातवाहन का साम्राज्य कहां था। सातवाहनों की सत्ता गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य स्थापित हुई। गोदावरी व कृष्णा, इन दोनों नदियों के मध्य शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। एक और बात बता देता हूं, इस सातवाहन वंश का दूसरा नाम आंध्र वंश भी है। आंध्र वंश, क्योंकि इसका साम्राज्य महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक स्थापित था और इसकी एक नहीं बल्कि इस वंश की भी 2 राजधानियां थी, जिसमें एक का नाम प्रतिष्ठान था तो दूसरी का नाम अमरावती था। वो भी अपन आगे बाद में जानेंगे। तो इस तरीके से शिमुक ने हमारे देश के अंतर्गत सातवाहन वंश की सत्ता स्थापित की। शिमुक की बार में शातकर्णी प्रथम शासक बना। शातकर्णी प्रथम शासक बना। शातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। 2 अश्वमेध यज्ञ किए और अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनवाया। राजधानी किसको बनवाया? प्रतिष्ठान को बनवाया। और प्रतिष्ठान वही स्थान है जो अस्मद की राजधानी है। अर्थात इस प्रतिष्ठान का दूसरा नाम पैठन भी मिलता है। पैठन भी मिलता है। तो प्रतिष्ठान की स्थापना किसने की थी? सातकर्णी प्रथम। अर्थात महाराष्ट्र के अंतर्गत प्रतिष्ठान की राजधानी को विकसित करने वाला सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम तो काफी योद्धा था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन इसके बाद में आने वाले कई शासक कमजोर भी होते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो सातकर्णी के बाद में हाल नामक एक राजा हुआ था, जिसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ था जो प्राकृत भाषा के अंतर्गत लिखा गया। अर्थात विद्या और कला का प्रेमी था। अर्थात कवि और कवियों को आश्रयदाता प्रदान करने वाला विद्वान हाल था, जो तीसरा प्रमुख शासक हुआ था। इसके बाद में चौथा शासक है, वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली गौतमी पुत्र सातकर्णी था और ये 23वां राजा था। 23वां राजा सातवाहन वंश का था। हालांकि सातवाहन वंश के कुल 30 राजा हुए थे। कितने राजा हुए थे? लेकिन अपनी किताब में केवल 4-5 राजाओं के नाम ही यहाँ जिक्र दिया गया है, बाकी का नहीं है। इसलिए बीच वाले राजाओं को या सम्राटों की जो उपलब्धियां थी उनको अपन को छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए इसके अंदर आप ध्यान दें, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश की जितने भी शासक हुए थे उसमें सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है।
अर्थात इसी शासक ने सबसे पहले शकों को पराजित किया था। तो ऐसे शकों के रूप में शक शासक था नहपान, अर्थात नहपान को पराजित करने वाला गौतमी पुत्र सातकर्णी था। क्योंकि हाल के समय में महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में शक जाति ने पूरी तरीके से अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। तो नहपान को पराजित किया और पराजित करने के बाद अपनी उपाधि धारण की, जिसका नाम है सहरात वंश का उन्मूलक। सहरात वंश का उन्मूलक भी इस वंश को कहा जाता है। इसके अलावा क्षत्रिय द्रव्यमान के नाम से भी गौतमी पुत्र सातकर्णी को जाना जाता है। क्षत्रिय द्रव्यमान अर्थात क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाला शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ये जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है या मिला है। नासिक लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने न केवल शकों को पराजित किया, बल्कि महाराष्ट्र और उज्जैन के आसपास के शासक के क्षत्रप से संबंधित उनको भी पराजित करने में इसकी भूमिका अहम रही थी। इस वंश का अंतिम जो प्रतापी राजा था वह था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी तो पांचवा प्रमुख राजा है यज्ञश्री सातकर्णी। बस पांच या छह शासकों की उपलब्धियां दी गई है। यज्ञश्री सातकर्णी जो जल यात्रा का प्रेमी था, जल यात्रा और व्यापार, इससे संबंधित जितने भी सिक्के प्राप्त हुए हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत, उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसके शासनकाल के अंतर्गत जो जल पोत मिले हैं उनके ऊपर जहाजों के छोटे छोटे चित्र मिले हैं। इसके अलावा शंख के भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, अर्थात शंख और जहाज के चित्र हमें किसके अंतर्गत मिले हैं? सिक्कों पर मिले हैं। तो इस तरीके से इसके बाद में जो भी शासक हुए वो बहुत ही कमजोर थे, अर्थात कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण हमारे देश की शासन प्रणाली को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस काल के अंतर्गत शासन प्रणाली है वो अच्छी तरीके से इन्होंने चलाई, अर्थात इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों, सातवाहन वंश की उपलब्धियों के रूप में देखा जाए तो सांस्कृतिक उपलब्धियां सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां सातवाहन काल के अंतर्गत सांस्कृतिक उपलब्धियों में देखा जाए तो ये शासक साम्राज्यवादी थे, साम्राज्यवादी शासक थे, वैदिक धर्म के पोषक थे, वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के पोषक थे। इसी प्रकार यहाँ पर कई प्रकार के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। सिक्कों के साथ साथ देखा जाए तो कृषि, व्यापार, इसका भी विकास सातवाहन काल के अंतर्गत हो चुका था। इस तरीके से कार्ले का चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। कार्ले का चित्र सातवाहन काल का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में यही है। विस्तार से एक बात पुनः देख लें कि सातवाहन वंश के जो शासक हुए वो सभी साम्राज्यवादी थे। उन्होंने अपना साम्राज्य उज्जैन मध्य प्रदेश अथवा मालवा के पठार के आसपास का क्षेत्र, महाराष्ट्र और उसके बाद में आंध्र प्रदेश की अमरावती जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है, उन क्षेत्रों तक अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। सातवाहन वंश के राजा वैदिक धर्म के पोषक थे, अर्थात इन्होंने हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म,
को भी इन्होंने सम्मान प्रदान किया और जैन और बौद्ध भिक्षु थे उनकी भी भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहन वंश के राजाओं ने अपनाई थी। इसी तरीके से सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत कई प्रकार के सिक्के चलाए गए। इन सिक्कों के अंतर्गत देखा जाए तो चांदी, तांबा, लोहे, शीशे, इनके सिक्के चलाए। अतः सोने के सिक्के सातवाहन वंश के राजाओं ने नहीं चलाए। अपन आगे और भी कई वंश पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत सोने के सिक्के कई वंशों ने चलाए थे, लेकिन सातवाहन वंश ने सोने के सिक्के नहीं चलाए। चांदी, तांबे, लोहे, शीशे, इनसे उनका व्यापार वाणिज्य है वह आगे बढ़ाया जाता था। इसी के साथ यहाँ पर अपन ये भी देख सकते हैं कि उस काल के अंतर्गत जैसे भूमि अनुदान और ग्राम अनुदान देने की प्रथा भी मौजूद थी। अर्थात सातवाहन शासनकाल के अंतर्गत वास्तुकला के रूप में देखा जाए तो कार्ले का क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है, वहां पर उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का भी वर्णन हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शुंग वंश और शुंग वंश के बाद में सातवाहन वंश के शासकों ने साम्राज्यवादी थे, हिंदू धर्म के पोषक थे, संस्कृत भाषा का भी विकास है। जिस तरीके से शुंग वंश ने किया था उसी तरीके से प्राकृत भाषा का वंश विकास है वो सातवाहन वंश के राजाओं ने किया था। किस भाषा का? प्राकृत भाषा का। और लिपि थी वो थी ब्रह्माही लिपि, अर्थात ब्रह्माही लिपि का विकास है वो सातवाहन वंश के राजाओं ने किया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सातवाहन वंश सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ था।